चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और अब हम सीखते हैं मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखिए एश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है। अगर हम देखें तो एंगेजमेंट जहां पर प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria। देखिए जो प्रैक्टिशनर है मतलब जैसे ऑडिटर है, जो ऑडिटर है वो ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से उसका मेन पर्पस क्या है कि वो इस तरीके से एक्सप्रेस करे जो भी उसका एंगेजमेंट का कंक्लूजन है, जो भी उसका सारा फाइंडिंग्स का कंक्लूजन है, उसको अगर वो एक एश्योरेंस देता है कि मैंने सब कुछ चेक करा है और मेरे हिसाब से कोई मटेरियल मिसमैनेजमेंट इसके अंदर है नहीं, तो जो इंटेंडेड यूजर होंगे उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अच्छे से इसको ऑडिट किया गया है और जो ऑडिट करने वाला है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे उसने अच्छे से देखा है। तो उससे क्या रहता है कि एक कॉन्फिडेंस बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हाँ भाई ये अच्छी बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिशनर एक ओपिनियन देता है कि specific information due to which user of information are able to make confident decision knowing well that chance of information being incorrect is diminished। देखो ऐसा है, गारंटी तो है नहीं, लेकिन हमने ये कहा है कि हमने अच्छे से चेक करके हम एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है और मटेरियल मिसमैनेजमेंट मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम चांस उसके बहुत कम है। हमने डिमिशिएट एक होता है ना कि इंक्रीज हो गए हैं या डिक्रीज हो गए हैं, तो चांसेस इनकरेक्ट होने के डिक्रीज हो गए अगर उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट के थ्रू आता है। तो ये है एश्योरेंस। गारंटी तो होती नहीं, लेकिन एश्योरेंस होती है कि हमने चेक किया है और सब ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट के? A three-party relationship involving a practitioner, responsible party and intended users। तो यहां पर तीन लोग होंगे, एक जो प्रैक्टिशनर है जो एश्योरेंस दे रहा है, दूसरा रेस्पॉन्सिबल पार्टी जो प्रैक्टिशनर से कह रही है कि हाँ भाई आप एंगेजमेंट में एश्योरेंस दीजिए हमें, और तीसरी पार्टी है इंटेंडेड यूजर्स जो उसको यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो इसमें तीन पार्टी हो गई। प्रैक्टिशनर कौन है? प्रैक्टिशनर एक ऐसा इंसान है जो एश्योरेंस दे रहा है। द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। Audit is related to historical information, whereas practitioner may provide assurance not necessarily related to historical financial information, but in respect of future estimated फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। हमने बजट बनाते हैं, हम एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर में क्या होने की उम्मीद है, तो उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिशनर एश्योरेंस दे सकता है कि हाँ भाई ये जो बनाई गई है ये रीजनेबल केयर लेकर बनाई गई है कि कुछ इसमें ऊट पटांग चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो प्रैक्टिशनर ऑडिटर ही है, बट उससे भी ज्यादा उसके पास थोड़ा सा कवरेज करने के लिए स्पेस है कि भाई ना केवल हिस्टोरिकल बल्कि और आगे फ्यूचर का डाटा भी वो देख सकता है। रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी पार्टी है? जिस जो रेस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर के प्रिपरेशन में। सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो वही रेस्पॉन्सिबल पार्टी है जो इंफॉर्मेशन भी देगी। अब एक बताओ, ऑडिटर जाएगा, प्रैक्टिशनर जाएगा, वो कहेगा मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे ये चीज की जरूरत है, तो उसको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा?
भाई मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करेगी ना, तो वही रेस्पॉन्सिबल पार्टी है। और इंटेंडेड यूजर कौन है? जो यूजर आर द पर्सन फॉर whom an assurance report is prepared. This person may use a report in making decision. मान लिया मैं इन्वेस्टर हूं, मैं बैंक हूं, मैंने लोन देना है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। An appropriate subject matter. It refers to the information to be examined by the practitioner. प्रैक्टिशनर क्या चीज एग्जामिन करने वाला है? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट while conducted audit of financial statement, तो सब्जेक्ट मैटर वही हो जाएगा। suitable criteria, these refer to benchmark used to evaluate the subject matter like standard guidance laws rules and regulation, कि इस suitable criteria के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर बनाया गया है या नहीं, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, कुछ अलग तरीके से तो नहीं बनाया गया है। sufficient appropriate evidence, practitioner performs an assurance engagement to obtain sufficient appropriate evidence. It is on the basis of evidence that conclusions are arrived and opinion is formed by the auditor. देखो बाद में अगर मान लिया कुछ गड़बड़ निकली और अगर हमारे ऊपर प्रैक्टिशनर के ऊपर ये ब्लेम किया गया कि इसने ढंग से काम नहीं किया, तो हमें अपना सारा ऑडिट जो एंगेजमेंट के थ्रू हम जो सारा काम करते हैं, वो सारे पेपर्स एविडेंस अपने पास में रखने होते हैं कि हम उन्हें ये प्रूव कर सकें कि हमारी तरफ से कोई ढिलाई नहीं थी, हमने कोई गलती नहीं की थी, हमने तो सारा का सारा ऑडिट एविडेंस वगैरह सब इकट्ठा किया था और हमने उसी के हिसाब से कंक्लूजन निकाला था, ओपिनियन निकाला था। तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस, एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए। Sufficient relate to quantity of evidence obtained by the auditor. तो क्वांटिटी क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी है और एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी है। तो एक तो क्वांटिटी ठीक हो, बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, और एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी। अब एक बात बताओ, क्वालिटी कैसे पता चलेगी? सपोज हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने कहा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो जो इंफॉर्मेशन है मैं पियोन से थोड़ी ना लूंगा, तो वो क्वालिटी थोड़ी ना होगी एविडेंस की। उस पर अगर रिलेटेड जो हमारा एम्प्लॉय है वो अपने स्टैम्प पेपर लगाकर साइन करके अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर करके देगा, तो ये तो वो अप्रोप्रिएट होगा। अगर ऐसे ही मैं एक प्लेन पेपर पे कुछ भी लिख दूंगा तो वो मेरा अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब एविडेंस है ही नहीं, उसकी क्वालिटी कुछ मैटर नहीं करती है ना। जैसे आप कभी जाते हैं स्कूल में, याद हो आपको कि स्कूल में आपने क्या करा, बोला कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इस एग्जाम, तो उन्होंने कहा स्कूल में कि आप है ना एक है ना डॉक्टर से मेडिकल बनवा कर लाइए। तो अब डॉक्टर का मेडिकल प्लेन प्लेन पेपर पे थोड़ी ना होगा, और वो केवल ये थोड़ी ना लिख कर दे देगा, उस पर डॉक्टर का पूरा लेटर हेड होगा, उसके साइन होंगे, उसकी स्टैंप होगी, तो तभी तो वो अप्रोप्रिएट होगा। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। One evidence may be providing more comfort to auditor than the other evidence. The evidence providing more comfort is qualitative and therefore appropriate. Evidence should be both sufficient and appropriate. तो हमारा जो एविडेंस है वो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए और सफिशिएंट भी होना चाहिए। हमारे 50 डेटर्स हैं, 50 क्रेडिटर्स हैं, तो सफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि एक एक से सबसे हम बोलेंगे कि हम चेक करते हैं, ईयर एंड में बैलेंस शीट में हमें लिखा होता है हमारे डेटर है इतना अमाउंट का, क्रेडिटर है इतना अमाउंट का, तो ये सब लिखा होता है, तो हम चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई, उनसे लिखवा लेते हैं कि आप बताइए क्या बैलेंस है। तो 50 है तो 50 के 50 से थोड़ी ना लिखवाया जाएगा, तो वो ये सफिशिएंट होना चाहिए। ए रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। Written report is provided containing conclusion that conveys the assurance about the subject matter.
ए रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इज द आउटकम ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट का आउटकम क्या है, हमने क्या काम दिया, हमें एश्योरेंस देने के लिए एंगेजमेंट में हुआ, तो हम उसको रिटर्न रिपोर्ट बना कर देंगे एप्रोप्रिएट फॉर्म में, वही तो हमारा आउटकम होगा। तो एक ओवरव्यू देखें कि क्या क्या एलिमेंट आते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में। थ्री पार्टी रिलेशनशिप आती है। कौन कौन थ्री पार्टी है? पेटिशनर, यूजर और रेस्पॉन्सिबल पार्टी, है ना। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए और सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए और रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट होनी चाहिए एप्रोप्रिएट फॉर्म। ठीक है। मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, इन दोनों में क्या फर्क है? We have learned that audit is a reasonable assurance engagement, है ना। reasonable assurance engagement होता है, it provides reasonable assurance. However, review is a limited assurance engagement. मतलब रिव्यू एक छोटा हो गया। जैसे हम कहते हैं ना, इस चैप्टर का रिव्यू दे दो, आपने कहा सर इस चैप्टर का रिव्यू दे दो, तो वो चैप्टर हमने पता चला 5 क्लासेस में 10 घंटे में करा और रिव्यू मैंने आधे घंटे 1 घंटे में दे दिया। तो रिव्यू होता है थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना, उतना डिटेल में नहीं जाना। तो लिमिटेड एश्योरेंस है, एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है। ऑडिट में क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस है, जबकि रिव्यू में एक लिमिटेड एश्योरेंस है। इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। ऑडिट से नीचे की बात है, हल्की बात है उससे। फर्दर, review involves fewer procedures and gathers sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusion can be drawn up. तो अगर हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तो हम उस हिसाब से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ज्यादा होंगे। अगर हमें रीजनेबल एश्योरेंस की बजाय लिमिटेड एश्योरेंस देनी है तो उस हिसाब से मेरे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कम होंगे कंपैरिजन में। दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, बस रिव्यू थोड़ा सा कम दायरे में बात करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो जो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसे हम ऑडिट बोल रहे हैं, और जो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसे हम रिव्यू बोल रहे हैं। तो एश्योरेंस जो हमारा है एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसे हम क्या कहते हैं? यूजर को एक एश्योरेंस देते हैं। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है डिग्री का। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट जैसे ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। लिमिटेड एश्योरेंस में, रिव्यू में थोड़ा लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है ऑडिट से। तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है। तो दोनों में क्या क्या फर्क है अगर हम देखें। रीजनेबल एश्योरेंस में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, जबकि लिमिटेड में हम हाई लेवल नहीं कह सकते हैं, लोअर या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस हम कह सकते हैं। हम रीजनेबल एश्योरेंस में इलेबोरेट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर अपनाते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने के लिए। इसमें हम थोड़े कम प्रोसीजर अपनाते हैं, है ना, इसमें कम प्रोसीजर अपनाते हैं, कम काम करते हैं। It draws reasonable conclusion on the basis of sufficient appropriate evidence. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusion. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में क्या फर्क है? हम रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऑडिट में क्या करते हैं? पहले सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करते हैं, फिर हम रीजनेबल कंक्लूजन उससे निकालते हैं। और यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस
केवल इतना करते हैं कि लिमिटेड कंक्लूजन निकल पाए, बस हम उतना ही लेते हैं कि लिमिटेड निकल जाए, या हम सोचते नहीं है पहले कितना करना है, रीजनेबल सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे फिर हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ क्या है कि केवल इतना इकट्ठा हो जाए कि हाँ भाई हमारा काम चल जाए और हम रिव्यू दे पाए। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है, जैसे एग्जांपल है ऑडिट एंगेजमेंट, और लिमिटेड एश्योरेंस का एग्जांपल है रिव्यू एंगेजमेंट। दोनों में ये फर्क है। तो अगर हम रीजनेबल एश्योरेंस मैनेजमेंट एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करें, इसके अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ एश्योरेंस which is related to the matter other than the historical financial information. Such an assurance may relate to prospective financial information and not to historical financial information. It may relate to providing assurance on internal control in an entity. तो हमारी एश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकती है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमने एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उससे रिलेटेड हम एश्योरेंस दे रहे हैं, या इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड हम एश्योरेंस दे रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या? इसका मतलब है कि हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है और पॉसिबल एक्शंस क्या होंगे उस सिचुएशन में एंटिटी के, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक हम फोरकास्ट करते हैं और प्रोजेक्शन भी करते हैं, या कॉम्बिनेशन इन दोनों का करते हैं, और एक हम अंदाजे से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालते हैं फ्यूचर के लिए। यहां पर ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, जो ऑलरेडी पुरानी इंफॉर्मेशन से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इन दोनों में डिफरेंस भी है क्या? जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारी फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ एन एंटिटी अबाउट इकोनॉमिक इवेंट, कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, जबकि प्रोस्पेक्टिव जो है वो हमारी एजम्पशंस पर बेस्ड है, फ्यूचर की इवेंट पर बेस्ड है और पॉसिबल एक्शन पर बेस्ड है। मतलब एक तो यह है कि जो पास्ट में हो चुका है, एक है जो फ्यूचर में होने की उम्मीद है, और अगर ऐसा ऐसा होगा तो हम क्या क्या करेंगे, ऐसा सोचकर हम एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ऐसी एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर आ जाएगा, क्योंकि ऑडिटर कौन है? ऑडिटर वो है जो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही देख रहा है। अगर कोई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उसे ऑडिटर की जगह क्या बोलेंगे? प्रैक्टिशनर। तो therefore in such assurance engagement practitioner provide a report assuring that nothing has come to the practitioner attention to suggest that these assumptions do not provide reasonable basis for the projection. तो अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है और उस पर प्रैक्टिशनर ने लिखा है कि मेरे हिसाब से सब ठीक है, जो हमने एजम्पशन ली है, जो जो कंडीशन है सब ठीक है मेरे हिसाब से, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ भाई अगले साल तो ये होने की उम्मीद है। लेकिन ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है ये केवल मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस ही दे सकती है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम हाई लेवल डिग्री से हम एब्सोल्यूट या बहुत ही हाई लेवल की कैसे एश्योरेंस देते? एश्योरेंस हम जो चीज हुई नहीं उसके लिए हम एश्योरेंस नहीं दे सकते, तो मॉडरेट ही रहता है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट हमारी क्या क्या तरीके की हो गई? एक है हमारी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इसमें हमारा क्या रहता है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट रहती है। एक होता है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट रहती है हमारी। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो इसमें एश्योरेंस रहती है रीजनेबिलिटी ऑफ एजम्पशन फॉर्मिंग बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिलेटेड मैटर्स, और इसमें हमारा मॉडरेट
एश्योरेंस रहता है ना। और इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल वगैरह के ऊपर भी हम एंगेजमेंट हो सकता है कि भैया आप बताइए कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है कंपनी का। तो यहाँ एश्योरेंस रहता है डिजाइन और ऑपरेशन के लिए, कंट्रोलिंग कैसी है, डिजाइन कैसा है। तो हमने मेनली क्या देखा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट, लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू, और हमारे पास प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए भी हम देखते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप की हमारी एंगेजमेंट होती है। द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड रिक्वेस्ट its auditor Raja and Company to provide an assurance report on the financial information for first quarter of a year by skipping required detailed procedure. Can Raja and Company provide such a report? What would be the nature of such a report? Would it be necessary for them to obtain sufficient appropriate evidence in such a case? वो कह रहा है कि भैया एक एश्योरेंस रिपोर्ट बनाओ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर फर्स्ट क्वार्टर की, है ना, और डिटेल्ड आप प्रोसीजर मत अपनाओ, आप ऊपर ऊपर से कर दो और हमें बनाकर एक रिपोर्ट दे दो। तो देखो, रिव्यू एंगेजमेंट, हमारा रिव्यू क्या होता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखना। तो राजा एंड कंपनी कैन प्रोवाइड ए रिव्यू रिपोर्ट इन दिस केस। रिव्यू इज ए लिमिटेड assurance engagement and involves fewer procedures and gather sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusion can be drawn up. Hence, Raja and Company can provide a report as requested by management. तो इस रिपोर्ट को रिव्यू बोला जाएगा, ऑडिट तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अगर ऑडिट होगा तो हम स्किप तो नहीं कर सकते हैं, हम डिटेल में ये रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर को हम स्किप नहीं कर सकते। फिर हमें रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबको डिटेल में अच्छे से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिव्यू एंगेजमेंट होगा। नंबर 14, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ऑडिटर के अंदर क्या क्या नॉलेज, विशेषताएं, क्या क्या होना चाहिए ऑडिटर के अंदर। तो ऑडिटर को रिपोर्ट देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, और वो भी कंपनी का है, बिजनेस का है, और अदर इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, बिजनेस फाइनेंशियल मैटर्स पर देना है। तो फाइनेंशियल मैटर्स इनहेरेंटली आर टू बी सेट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन फैलेबिलिटी, एरर्स एंड फ्रॉड्स आर फ्रीक्वेंट। तो हमारा जो मेन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें गलतियां भी होती हैं, कुछ एरर्स भी होती हैं। तो दुनिया भर की जितनी भी सारी अच्छाई है वो ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। वो सारी चीजें लिख दो जो जो आपको लग रहा है कि भैया क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। आप गुड टेम्पर के होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार तो सिचुएशन ऐसी होती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। रेगुलर ऑडिट था बैंक का, जैसे आपकी ट्रेनिंग होती है ना 3 साल, अब तो 2 साल की हो गई, हमारे टाइम में 3 साल की ट्रेनिंग थी। तो हमारे ऑफिस नवी मार्केट में था हमारा, गाजियाबाद में। तो वहां पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसके पास में ही आंध्रा बैंक था, उसका रेगुलर ऑडिट चलता था हमारा, तो वहां पर जाते थे। तो मेरा नया नया ज्वाइनिंग हुई थी, बहुत टाइम नहीं हुआ था। तो जो पहले जा रहे, जब मुझे कहा गया आप जाओ, तो मेरे सीनियर ने कहा मजा आएगा, तू परेशान हो जाएगा क्योंकि वहां पर बहुत दिक्कतें आती है। मैंने कहा क्या दिक्कत आती है, कह रहे वहां जाओगे तो स्टाफ तुम्हारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा और तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगी ना, इवन मतलब किसी भी चीज के लिए उन्होंने कहा बहुत दुखी हो जाओगे। मैं गया वहां पर। अब मैंने सबसे पहले तो ये देखा, सोचा और देखा कि जो स्टाफ है उनके ऊपर पहले से इतना प्रेशर है, इतने हमारे क्लाइंट आ रहे हैं बैंक में, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें, वो बेचारे बैंक वालों को इतना काम होता है, इतनी प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हें इतना सारा काम करना होता है, वो पहले से ही परेशान होते हैं।
अब ये क्या करते थे जो मेरे से पहले जाते थे, हाँ जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये फाइल दो, ये फाइल दो। वो क्या, हम एक अभी हम काम कर रहे हैं या वो कोई बिजी काम है, आप उससे करो ये फाइल दो, तो वो कहेंगे उनसे ले लो, या भाई अभी नहीं है, तो ऐसा करेंगे। और आप बार बार उनसे तमीज से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑडिटर होते हैं ना, ज्यादातर वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। खास तौर पे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जो जैसे बैंक या गवर्नमेंट की किसी भी होता है, तो वहां पर क्योंकि ये प्राइवेट एंगेजमेंट नहीं है, तो हम उनका कोई भी कमी निकाल के वो हमारे को फिर कहेंगे ओ ये रिपोर्ट में मत डालो, इसे हम ठीक कर देते हैं ये सब। तो अब मैं गया, मैंने देखा वो बेचारे पहले ही इतने परेशान है, काम वाम कर रहे हैं, तो मैंने कहा इनसे ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ा। तो जैसे एक लेडी थी, वो मुझे आज भी याद आ रहा है सीन, वो काम कर रही है, तो मैं जाके वहां खड़ा हो गया बस। तो 5-7-10 मिनट में खड़ा रहा, वो अपना काम करती रही, मैं खड़ा रहा। फिर जब उसने देखा बहुत देर से, कोई भाई पता तो चलता ही है सबको, मैं आकर खड़ा हो गया तो ऐसा तो है नहीं पता नहीं चलेगा, पता तो चल गया, वो भी काम करती रही। फिर 2-4-5 मिनट बाद उसने देखा, क्या हाँ जी, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे वहां से आया हूँ ऑडिट करने के लिए, तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट थी, मैंने सोचा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप बिजी हैं अभी काम कर रहे हैं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। कह रहे अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए, मैंने कहा ये फाइल चाहिए, तो उन्होंने कहा वो फाइल वहां रखी है, मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो मैं गया और वहां ढूंढने लगा, थोड़ी देर मुझे मिली नहीं मिली, तो पियोन वगैरह जो होते हैं, हेल्पर होते हैं वहां पर, उससे बोलकर ले लिया। अब वहां बैठने की जगह नहीं है, मतलब तो कहीं साइड में जाके मैंने चेयर लेकर के खुद करा, 1-2 दिन मैंने ऐसे करा, मतलब मैंने किसी को कुछ परेशान नहीं करा। तो तीसरे चौथे दिन से वो खुद ही, हाँ जी, हाँ भैया पियोन से बोल रहे हैं कि चेयर लेकर आओ, इन्हें बिठाओ, चाय पियेंगे या नहीं, तो अपने आप से वो, जब आप किसी के साथ पेशेंस से आप तमीज से काम करेंगे, बात करेंगे, तो वो भी दूसरा भी करेगा। और बदतमीजी करेंगे तो आपको टेम्पर तो लूज करना ही नहीं है किसी सिचुएशन में, आपको पेशेंस बिल्कुल दिखानी पड़ेगी, है ना। और आपको उस नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए उस बारे में, है ना। नेचर भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा ऑडिटर आपको बना पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑल दोज पर्सनल क्वालिटीज दैट गो टू मेक ए गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ गुड ऑडिटर। एक अच्छा बिजनेसमैन के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छे ऑडिटर में भी होनी चाहिए। अब बिजनेसमैन अपना नुकसान थोड़ी ना करेगा जोश में आकर के, हमने बिजनेस को एक उसे अपना काम निकालना है, तो ऑडिटर को भी अपना काम निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो, ऑडिटर के केस में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ऑडिटर कौन है? ऑडिटर वो है जो जाकर चेकिंग कर रहा है। अब उसे अपॉइंट किसने करा है? मैनेजमेंट ने, लेकिन वो चेकिंग जो कर रहा है वो स्टाफ के काम की कर रहा है, और इंफॉर्मेशन भी उसी से ही चाहिए, काम भी उन्हीं के साथ करना है। और वो अगर मान लिया आप कोई काम कर रहे हो, उसकी चेकिंग करने के लिए मैं आऊंगा, तो आप मुझे पसंद तो कभी किसी भी सूरत में करोगे नहीं, और मैं आपसे कोई चीज इंफॉर्मेशन मांगूंगा और बार बार कुछ ज्यादा मांगूंगा, आप भी इरिटेट होंगे, तो हो सकता है आप भी मेरे से ढंग से बात ना करें। तो बहुत सारी चीजें हैं। और ऊपर से एक और है ट्रस्ट वाली बात, मेरे पास आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का सारा एक्सेस है, तो मैं उसको मिस यूज ना करूं कहीं पर। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे अपने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट दे रहे हैं, तो वो भी हमें एक ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑडिटर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, मस्ट हैव द बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो आपके पास एक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए। is called upon consistently to critically review financial statement। अब देखो, मैंने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूं, तो मैं ये तो नहीं सोच रहा कि एरर और फ्रॉड ही है इसके अंदर, बट क्रिटिकली का मतलब मैं उसको भूल भी नहीं रहा हूं। मतलब मुझे कहीं से भी खुशबू आएगी कुछ एरर या फ्रॉड की, तो मैं उसकी तरफ और ज्यादा कोशिश करूंगा कि मुझे पता चल जाए कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। And it is obviously useless for him to attempt that task unless his own knowledge is that of the expert। तो exhaustive knowledge of accounting, ये तो
मतलब बेसिक बात है, उसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे कि मुझे अकाउंटिंग की तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बट विदाउट इनकम टैक्स मैं ऑडिट अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, विदाउट नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ मैं क्या कर पाऊंगा? अकाउंटिंग तो कंपनी की कंपनी लॉ के हिसाब से होगी। तो मुझे मतलब ओवरऑल तो होना पड़ेगा जब भी मैं ऑडिट करने के लिए जाऊंगा। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एन ओवरव्यू। तो अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इशूड है अंडर अथॉरिटी ऑफ आईसीआई, जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड की तरह माना जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग विच अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। और विच अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो मैं पुरानी हिस्टोरिकल ऑडिटर हूं मैं और ऑडिटिंग कर रहा हूं, तो उसके लिए मेरे पे क्या अप्लाई होंगे? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अब रिव्यू एंगेजमेंट है तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू करने के लिए। और रिव्यू किसकी करूंगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन की। और एश्योरेंस एंगेजमेंट विच अप्लाई इन एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, तो वहां पर क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड ऑन related services which apply in agreed upon procedure to information compilation engagement and other related service engagement। कोई और engagement है तो उसके लिए standard on related services है। The purpose of issue of this standard is to establish high quality standard and guidance in area of financial statement, audits and in other types of assurance services। तो अलग अलग टाइप की सर्विस एंगेजमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मुझे प्रोसीजर को उनको देखकर अप्लाई करते हुए, अपने ऊपर अप्लाई करते हुए मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग।